Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो केमिस्ट्री बुक दिया गया उसका जो चैप्टर 3 दिया गया है धातु और अधातु, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी आई है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल एग्जाम में पूछे गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आई हैं, यानी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और आपको याद करके रखना है। इससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये वीडियो है वो क्लास 10th का जो दिया गया केमिस्ट्री बुक उसके तीसरे चैप्टर का है, जो कि विकी ऑनलाइन स्टडी की तरफ से आपके लिए हम लोग लेके आए। यदि इनका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आपको वहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया, आप उसमें मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए अमलगम के एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम जो है एक मिश्र धातु, इसमें वो कौन सा धातु से मिलके बना रहता है जिसमें वो हमेशा रहता है। इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो पारा होता है वो पारा अमलगम में हमेशा रहता है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वो दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, गोल्ड, यानी कि जो सोना है, सोना कभी भी ऑक्सीजन से विक्रिया करके संचारित नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न कौन सा दिया गया, देखिए कौन विद्युत युक्त का सर्वोत्तम सुचालक है। इसका मतलब है कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, जो हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है, उसका जो ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, Ag, यानी कि जो हमारा जो चांदी होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो चलिए हम लोग अपने चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइड जो है निम्नलिखित में से कौन से धातु का मुख्य अयस्क है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसका एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो जिसमें जो 5वें नंबर प्रश्न दिया गया, चलिए हम लोग अपने 5वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो 5वां प्रश्न हमारा दिया गया उसमें क्या दिखाया जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन उपधातु है। ये जो चारों हमारे दिए गए इनमें से कौन सा उपधातु है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है Sb एक उपधातु है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न जो हमारा दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए शुद्धतम सोना का व्यक्त किया जाता है। जो शुद्ध धातु है वो कितने कैरेट का होता है। इसका मतलब जो है यह कहने का है कि जो शुद्ध धातु है वो कितने कैरेट का है। तो शुद्ध धातु 24 कैरेट का होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 7वां प्रश्न दिया गया क्या दिया गया, देखिए ना पीतल है। पीतल क्या है कि धातु है, धातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो इसका जो 7वां प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो पीतल है एक मिश्र धातु है। तो चलिए हम लोग अपने 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 8वां जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को या आयरन को। तो इसका जो ऑप्शन 8वां जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है। लिथियम का जो है होगा उसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो जो हमारा 8वां प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो 9वां प्रश्न दिया गया हमारा क्या दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है। ये जो हमारा चारों ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा आयनिक यौगिक है। तो इसका जो 9वां प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। CaCl2 जो है एक आयनिक यौगिक है। तो चलिए हम लोग अपने 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 10वां जो हमारा प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, निम्नलिखित में कौन अधातु है। ये जो चारों हमारे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा अधातु है। जो हमारा जो 10वां प्रश्न दिया गया उसमें ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सी जो है कार्बन एक
इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 11वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु है। सक्रियता जो श्रेणी है उसमें हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं। तो इसका जो हमारा 11वां नंबर प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब है। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं हाइड्रोजन से ऊपर के सभी धातु। तो चलिए हम लोग इसके जो 12वें नंबर प्रश्न दिया गया उसके 12वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 12वां प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। उच्च जो विद्युत धनात्मकता होते हैं उसके कारण धातु का परमाणु बनते हैं, क्या धनायन बनते हैं, ऋणायन बनते हैं, उदासीन आयन बनते हैं, संयोजक बंधन बनते हैं। तो हमारा जो 12वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उच्च धनात्मकता के कारण ही धातु के परमाणु संख्या धनायन बनते हैं। तो इसका जो 13वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो समानता कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो समानता क्षारीय होते हैं। तो इसका जो 13वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 14वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 14वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर ध्यान से देखिएगा। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों के दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त जाती है वो है, तो कौन से विधि से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो इसका जो हमारा 14वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चुंबकीय पृथक विधि से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो चलिए हम लोग अपने 15वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 15वां नंबर हमारा जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या देखिए सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्कों है उसको शुद्ध सांद्रण यानी कि उसको शुद्ध कैसे किया जाता है। तो हमारा जो 15वां नंबर प्रश्न दिया गया है जो उसका ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फेल-फलवन विधि से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो जो 15वां नंबर है उसका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 16वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु है। तो जो हमारा 16वां नंबर प्रश्न दिया गया 16वां नंबर प्रश्न जो हमारा है उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हुआ है। मैग्नीशियम जो है वो एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु होता है। इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 17वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 17वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया, कॉपर का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर की जो प्राप्ति होती है वो कौन से अयस्क से की जाती है। तो हमारा जो 17वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन जो बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कॉपर पायराडाइट यानी कि ऑप्शन बी 17वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 18वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 18वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए किस धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किस धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हमारा जो 18वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी उसके इसमें दिया गया 4, 5, 6, 7 और 8। बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 19वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया, देखिए साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। जो साधारण गंधक होता है किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो इसका जो 19वां नंबर हमारा ऑप्शन सी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 19वें नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए हम लोग अपने 20वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 20वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर। तो 20वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। जो फास्फोरस होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र पी होता है। तो चलिए हम लोग अपने 21वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 21वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। सोना जो है निम्नलिखित में से कौन से द्रव में घुल जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सोना जो होता है अम्लराज में घुल जाता है। तो 21वें नंबर प्रश्न का हमारा जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 22वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 22वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर विद्रव्य अवस्था में पाया जाता है।
तो जो हमारा 22वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब रहा। ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 23वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। जो 23वां नंबर प्रश्न नंबर दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सोल्डर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 24वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। तो 24वां नंबर प्रश्न हमारा जो दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, जो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। AU जो है सबसे अभिक्रियाशील तत्व है। तो चलिए हम लोग अपने 25वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। तो 25वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील है। ये जो हमारा चारों ऑप्शन दिया गया उसमें सबसे ज्यादा ज्वलनशील कौन सा है, तो हमारा जो 25वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो हमारा जो 25वें नंबर प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन, वो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो श्वेत फास्फोरस होते हैं वो बहुत ही ज्वलनशील होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 26वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 26वां नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया है, विद्युत युक्त अपघटनी परिकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु को किसे बनाया जाता है, तो 26वां नंबर हमारा जो प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एनोड से बनाया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अपने 27वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 27वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये जो हमारे चारों ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो 27वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया और उसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो पोटेशियम है वो बिल्कुल ही सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो जो ऑप्शन डी है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 28वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 28वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है, तो 28वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब होगा। उसके साथ साधारण गंधक को मिलाया जाता है। तो चलिए हम लोग अपने 29वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 29वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम जो सोना होता है उससे 2 किलोमीटर दूर तक का तार बनाया जा सकता है। तो जो हमारा 29वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 30वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो 30वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है। जो कमरा का ताप होता है उस पर मरकरी धातु किस रूप में पाया जाता है। जो हमारा 30वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 31वां नंबर प्रश्न दिया गया उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 31वां नंबर प्रश्न है उसमें क्या दिया गया है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्करण किस एक से किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्करण किस धातु से किया जाता है। तो 31वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उसे बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है जिसका सूत्र ये होता है। तो चलिए हम लोग अपने 32वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो 32वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए लोहे के निष्करण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो जो 32वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन डी दिया गया बिल्कुल नहीं सही होगा, धातुमल इसको कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अपने 33वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 33वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, किसी तत्व के गुणधर्म को 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। तो हमारा जो 33वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन ए डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, अपरूपता उसे कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अपने 34वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो 34वां नंबर हमारा जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, धातुओं की प्राकृतिक होती है। जो धातुओं की प्राकृतिक होती है वो कैसे होती है, तो इसमें क्या होगा, विद्युत धनात्मक होती है। तो 34वें नंबर प्रश्न के ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 35वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो 35वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जो हमारा 35वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हम अपने 36वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 36वां नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया गया, 36वां नंबर हमारा प्रश्न दिया गया किस रासायनिक यौगिक के गुण, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त
किया जा सकता है। तो किस यौगिक को हम ग्रहण करेंगे जिससे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करेंगे? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जिप्सम को गर्म करने से हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त होता है। तो हमारा जो 36वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 37वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 37वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया? अभिक्रियाशीलता के निम्न क्रम कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो जो हमारा 37वां नंबर प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन सी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 37वें नंबर प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन सी होगा और बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 38वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। तो 38वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया? देखिए, एक्वारिजिया रॉयल जल किस अनुपात के सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 38वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 3:1 के मिश्रण में यह होता है। तो 39वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया? देखिए, अपने शुद्ध रूप धातु को की सतह होती है, जो अपने शुद्ध धातु होता है उसकी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। यानी कि 39वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन ए जो दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 40वां नंबर प्रश्न की हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 40वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया? धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु को जो पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्त जो 40वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उसको तन्यता का गुण कहा जाता है। तो 41वां नंबर प्रश्न जो दिया गया उसमें क्या दिया गया? देखिए, कुछ धातुओं को पीट कर पतले चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? पतले चादर के रूप में पीट के बनाए जाने वाले के गुणधर्म को हम लोग घातवार्ता कहते हैं। तो 41वां नंबर का जो होगा ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 42वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 42वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया? जो धातुएं कठोर सतह से टकरा कर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? तो जो उसका ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 42वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि या फिर सोनरस इसे कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अपने 43वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 43वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक धातु हमारा जो तन्य था वो सोना होता है। तो 43वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो होगा वो डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 44वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 44वां नंबर प्रश्न इसमें क्या दिया गया? इनमें से कौन सा धातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो जो इसमें आयोडीन है वो धातु होती भी चमकीला है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 45वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो 45वां नंबर दिया गया क्या? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो सबसे ज्यादा कठोर रहता है? हीरा जो है सबसे ज्यादा कठोर है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 46वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 46वां नंबर प्रश्न क्या दिया है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम पर मोटी परत बनाने की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको एनोडीकरण कहते हैं। तो जो 46वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे जो सारे क्वेश्चन का समाप्ति होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इसी के साथ चलिए हम लोग आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।